हेलो बच्चों, वेलकम टू फीकेएम एकेडमी। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पीछे क्या पढ़ा था, इसके प्रीवियस क्लास में याद है सब कुछ? याद है? हमने एवरेज पढ़ा था, आई एवरेज। क्या चीज? आई एवरेज। आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना आता था पूरे चक्र के लिए? फुल साइकिल के लिए 0 आता था। और आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, बताओ हाफ साइकिल के लिए कितना आता था? आधे चक्र 2I0 अपॉन पाई, जो कि लगभग होता था, कितना होता था? लगभग 0.637 ऑफ I0, यानी 63%। अरे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करोगे, लगभग कितना परसेंट आ रहा है? 63.7, लगभग 63% आता है। ये आया आई फॉर हाफ साइकिल। इसी को आपने पढ़ा एक और तरीके से, एक चीज और पढ़ा इसमें कि क्या पढ़ा था? हाँ, आई आर एम एस। क्या चीज पढ़ा था? आई आर एम एस। तो आई आर एम एस फुल साइकिल के लिए था कि हाफ साइकिल के लिए? आर एम एस आधे चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए? पूरे चक्र के लिए ना। तो आई आर एम एस क्या लिखा था तुमने? आई स्क्वायर, वो भी फुल साइकिल। कैसी साइकिल? फुल साइकिल, और उसका अंडर रूट। आपने सबसे पहले क्या किया? आई स्क्वायर लिया। याद करो, ये क्या होता है? पीछे चलते हो, आई का स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो जितना निगेटिव होगा सब हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। स्क्वायर करके पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव करने के बाद उसका मैंने एवरेज लिया, एवरेज लेने के बाद हमने उसका अंडर रूट लिया, और वो बन गया क्या चीज? आई आर एम एस फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरे चक्र के लिए। और वो आया कितना था? वो आया कितना था? I0 अपॉन रूट 2, I0 अपॉन रूट 2। याद है? ठीक है। ऐसे ही आपके पास मैंने I0, आई आर एम एस और I0 लिख रखा है, आई एवरेज लिख रखा है। आप चाहो तो लिख सकते हो वी एवरेज। वी एवरेज आएगा, वी एवरेज क्या आएगा? 2V0 अपॉन पाई। और वी आर एम एस क्या आएगा? V0 अपॉन रूट 2। ये आई आर एम एस और वी आर एम एस मेजर करे जाते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर। जो हमारे अमीटर वोल्ट मीटर जो रीडिंग देते हैं, वो आर एम एस की वैल्यू ही मेजर करके हमें बताते हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं देते। एवरेज, ये एवरेज चीज हो गया। जो अमीटर और वोल्ट मीटर जो हमने डीसी में पढ़ा था, वो सब एवरेज मेजर करते हैं। ये वाली एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू लगभग कितनी परसेंट आती है? 63%। आरएमएस वैल्यू लगभग कितने परसेंट आती है? याद होगा सबको, लगभग 70%। 0.707 V0 I0 है ना, ये आता है। यानी लगभग ये कितना परसेंट आता है? लगभग 70% आता है हमारे जो करंट चल रही है। तो ये ज्यादा सही एक्यूरेट है। एकदम कम भी नहीं बताना है और एकदम ज्यादा भी नहीं बताना है। याद है? 220 लगाया तो 311 भी नहीं बताना है। समझ रहे हो ना? 220 लगाया तो 63% भी नहीं बताना है। एक बढ़िया सा डेटा दिया जाए तो 311 और 63% के बीच का रहे तो वो आया 70% वाला। और वो आया कौन सा? आरएमएस। कौन सा आया? आरएमएस। दिस इज द परफेक्ट वैल्यू फॉर अस। हमें आगे भविष्य में एवरेज के साथ नहीं, आरएमएस के साथ ही पढ़ना है। आगे पूरी स्टडी हमें आरएमएस के साथ ही चल के करनी है। ठीक है, ये आपके लिए सबसे जरूरी फैक्टर्स है। वी एवरेज वगैरह तो ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे बात करके एक आध दो न्यूमेरिकल में खत्म कर दिया जाता है, लेकिन आरएमएस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्यों मेरे पास एवरेज था तो मैं आरएमएस क्यों लेकर आया? सोचने वाली बात है ना, जाहिर सी बात है। अगर मेरे पास एवरेज ऑलरेडी था तो क्या जरूरत पड़ी आरएमएस की? सोचो इस चीज को। अगर मेरे पास एवरेज ऑलरेडी है तो आरएमएस की वैल्यू क्यों, क्या जरूरत पड़ी? है ना, क्या जरूरत लग रही है? एवरेज की वैल्यू कुछ अलग है ना, 2V0 अपॉन पाई, और आरएमएस की वैल्यू है V0 अपॉन रूट 2। एक्यूरेट वैल्यू हमें ठीक है, ये 63% आती है, ये 70% आती है। तो हमने कहा कि हम इसको ज्यादा सही करते हैं, क्या ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कम भी नहीं बताना। और ये पूरे चक्कर के लिए होती है, ये पूरे चक्र के लिए। और ये किसके लिए होती है? केवल आधे चक्र। इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी, और इसकी वैल्यू पूरे चक्र के लिए हमेशा कितनी हो जाएगी? फॉर फुल साइकिल 0 हो जाएगी। तो 2-3 मायनों में आरएमएस हमें अच्छा लगा। सबसे पहला इस मायने में कि फॉर कंप्लीट साइकिल स्टडी करी जा सकती है। इसके लिए कंप्लीट साइकिल के लिए स्टडी तुरंत बात करा, कंप्लीट साइकिल पूरी होल साइकिल के लिए तुरंत आंसर 0, तो कोई वैल्यू नहीं निकल के आई। तो पहली चीज तो साइकिल से मार खा गई हाफ एवरेज, और डोमिनेट कर गई आरएमएस। कर गई? नहीं कर गई? डोमिनेट कर गई आरएमएस। और दूसरी चीज कहां डोमिनेट कर गई? क्योंकि आरएमएस की वैल्यू बहुत हद तक आ जाती है।
आई नॉट के काफी करीब है, 311 के काफी करीब है, 70% आ रही है, बहुत हद तक करीब है, और वो 63% है, तो कम से कम देता है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया कौन सा, आरएमएस। एक और मायने में लिखा जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस, तो उसको देखते हैं कि क्या है। जैसे मानो कोई रेजिस्टेंस लगाओ, कोई प्रतिरोध आर, ठीक है, ये मैंने कोई रेजिस्टेंस लगाया, और रेजिस्टेंस में लगाया मैंने कोई एसी सोर्स, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो इसके अंदर चलेगा आई, वी नॉट कैसे लिखा जाएगा, अच्छा आई करंट जो चलेगी, करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कैसे लिखा जाएगा बताओ, आई नॉट कैसे लिखा जाएगा, आई नॉट, वी नॉट तुम्हें पता है, आई नॉट कैसे लिखा जाएगा, वी नॉट अपान आर, वी नॉट अपान, अरे लो ही तो लिखोगे, आई बराबर क्या लिखोगे, वी नॉट अपान आर साइन ओमेगा टी, याद आया, वही चीज तो लिखा गया, आई नॉट इक्वल टू, यहाँ पर समझ में आया मुझे साफ साफ, आई बराबर भी बाई आर, तो आई नॉट बराबर वी नॉट अपान आर। अगर मैं इसमें पता करूं कि इसमें कितनी एनर्जी लॉस हुई, कितनी शक्ति खर्चा हुई, इसमें कितनी शक्ति खर्चा हुई, तो शक्ति खर्चा होने फार्मूला सबको फार्मूला आता है सारा, वी आई वी स्क्वायर अपान आर आई स्क्वायर आर, अरे आई स्क्वायर आर आएगा बेटा, टी तो लगा दोगे तो एनर्जी हो जाएगा, मैंने तो पावर की बात कर रहा हूं। तो ये सारे फार्मूले हमारे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं, और जिसमें अगर जहां भी हीट लॉस की बात आती है, एनर्जी लॉस की बात आती है, तो बाकी सब छोड़ करके सीधे ये बताते हैं आई स्क्वायर आर, ठीक है, फॉर अ यूनिट टाइम, आई स्क्वायर आर हमारी एनर्जी लॉस है। अगर यहां एनर्जी लॉस निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, एवरेज एनर्जी, कितनी टोटल एनर्जी लॉस हुई है, टोटल एनर्जी, तो P बराबर क्या लिखा जाएगा, आई स्क्वायर आर, और आई स्क्वायर आर कैसे, सबको पता है कि ऊर्जा ना उत्पन्न होगी ना नष्ट होगी, ना ही उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी, और वो किसके इक्वल आ सकती है, हमेशा जितनी भी नष्ट होना होगा, चाहे तुम एवरेज में बात करो चाहे तुम आरएमएस में बात करो, कम ज्यादा होगी या सेम होनी चाहिए, कम ज्यादा है सेम, अरे भाई रेजिस्टेंस तो सेम है, तो एनर्जी का लॉस भी सेम ही तो होना चाहिए कि कम ज्यादा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए लिखा गया आई एवरेज का स्क्वायर आर इक्वल टू आई आरएमएस का स्क्वायर आर। समझ में आया कैसे आया, क्यों मैंने इसको सेम लिख पाया, क्योंकि जो भी एनर्जी लॉस होना होगा फॉर अ यूनिट टाइम, वो तो चाहे जो कर लो उसमें तो कम, ऐसा थोड़ी होगा कि आप एवरेज पढ़ने लगे तो ज्यादा लॉस, आरएमएस पढ़ने लगे तो कम लॉस, ये थोड़ी हो सकता है, या आरएमएस पढ़ रहे हो तो ज्यादा लॉस और एवरेज पढ़ रहे हो तो कम लॉस, एनर्जी लॉस तो एक ही होगा ना, वो तो कांस्टेंट होगा कि अलग अलग होगा, वो तो एक ही होगा ना कि अलग अलग होगा, सोच बताओ, एनर्जी लॉस इस रेजिस्टेंस में, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दिस रेजिस्टेंस एक ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि ये पढ़ो तो अलग है ये पढ़ो तो, इसलिए दोनों को इक्वल लिखा गया। दोनों को इक्वल लिखने पर समझ में आया कि एवरेज और आरएमएस लगभग इक्वल ही आ रहा है। और जो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, याद करो कोई, इससे पहले पढ़ा था आपने वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपने रेजिस्टेंस ऐसे बनाया और यहां पर ये लगा दिया V, लगाया कि नहीं लगाया, रेजिस्टेंस से बनाया, यहाँ पे लगाया V और यहाँ पे लिखा R, और यहाँ भी लिखा तुमने कि सर P बराबर आई स्क्वायर आर, लिखा था कि नहीं लिखा था, P बराबर क्या लिखा था आई स्क्वायर, तो यहाँ भी डायरेक्ट लिखा था P बराबर आई स्क्वायर आर, और ये असल में भी लगाते थे DC, तुम्हें दिखाया कैसे जाता था, DC के दिखाया किससे जाता था, DC के, और डायरेक्ट आप एवरेज पावर निकालते थे हमेशा और हमेशा, ये पावर लिखते थे P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अरे तुम्हें पढ़ा होगा ये पुराने ही फार्मूले ही तो लिखे गए हैं, सब वही सारा फार्मूला है। अगर इसको यहां से और यहां से ऑब्जर्व करो तो क्या डिफरेंस है, केवल ये बैटरी और ये अल्टरनेटिंग सोर्स। और तुम्हें हर जगह कैसे पढ़ाया गया था, वहां भी कहते थे कि एक बिजली का बल्ब है या एक हीटर है और इतनी एनर्जी खा रहा है, फिर भी तुमने ऐसे बनाया था, फिर भी कैसे बनाया था, ऐसे ही तो बनाया था कि ऐसे बनाया था। लेकिन तुम्हें पता था कि सर मेरा बल्ब तो ऐसे चलता है, इससे चलता है, इससे, ये जो मेरा बल्ब चल रहा है, जो पंखा चल रहा है, जो कूलर चल रहा है, किसके वजह से चल रहा है, इसके वजह से कि उसके वजह से, उसके वजह से चल रहा है, लेकिन बनाया कैसे गया, इसके वजह से। इसका मतलब है एक आरएमएस की वैल्यू आई आरएमएस, एक आरएमएस की वैल्यू आई आरएमएस उस डीसी करंट के इक्वल होती है जब दोनों में करंट पावर कंज्यूम, किसी रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम हो रही है दोनों की सेम होती है, वो आरएमएस की वैल्यू होती है, और ये एवरेज यहाँ की वैल्यू होती है। समझो जान से जो चीज बताई जा रही है यहाँ पर, यहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ जो आपने पढ़ा था पावर, वो पावर यहाँ की पावर से इक्वल है। यहाँ ये वाली पावर जो पावर यहाँ खर्चा हुई वही पावर
क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस टाइम सेम है, करंट को भी सेम चलना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी सेम लगा रखा है। ठीक है, बस यहां तुम्हें डीसी दिखाया जाता है, यहां क्या है, एसी है। भी सेम है, आर सेम है, टाइम सेम है, तो हीट भी सेम ही होगी। समझ में आया ना? तो और ये कैसा सोर्स है, डीसी, और ये कैसा सोर्स है, एसी। और डीसी और एसी में आपको डिफरेंस कैसे दिखाई दे रहा है, केवल बैटरी के सिंबल से, नोटेशन के वजह से। इसमें नोटेशन है डीसी का, उसमें नोटेशन है एसी का। और ये क्या चीज है असल में, आई आरएमएस, क्या चीज, आई आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और कौन किसकी आरएमएस है, अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट का आई आरएमएस वो वैल्यू होता है, वो वैल्यू होता है जो इक्वल होता है किसके, डीसी करंट के, करंट के, डीसी के करंट के, डीसी वोल्टेज के करंट के इक्वल होता है। कब, जब दोनों में हीट सेम होती, हीट लॉस सेम होती है। इसलिए आई आरएमएस हमारे लिए इफेक्टिव होता है, हम इसी की स्टडी करते हैं, और यही हमारे लिए वर्चुअल भी होता है। अगर तुम्हें बताया जाए ना, कोई सर्किट दिया जाए और तुम्हें इससे बात करा जाए आई आरएमएस के बारे में, तो तुम सब इफेक्टिव वैल्यू के बारे में बात करें, वर्चुअल वैल्यू के बारे में बात करें, तो आप कहिए कि कुछ नहीं, हमें केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, एवरेज कभी नहीं पढ़ना है, एवरेज किसी जन्म में नहीं पढ़ना है, पूरे जन्म क्या पढ़ना है तुमको, आई आरएमएस। क्योंकि आई आरएमएस डीसी वोल्टेज, डीसी में जो यहां पढ़ा था उसके उस करंट की वैल्यू के इक्वल होती है जिसमें दोनों में हीट लॉस सेम होता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई आरएमएस। बात समझ आई ना? ये जो आई एवरेज आर स्क्वायर लिखा है ना, इसको तुम यहां वाला लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर, क्योंकि यहां एवरेज मैंने तुम्हें पढ़ाया था, डीसी वोल्टेज में जो अमीटर वोल्ट मीटर लगाते हो वो एवरेज मापता है कि आई आरएमएस मापता है। यहां डीसी में एवरेज की आरएमएस, एवरेज, वेरी गुड, ये एवरेज मापता है। समझ में आया? यहां पर जो आप लगाओगे अमीटर वोल्ट मीटर वो एवरेज मापता है, और यहां पर जो अमीटर वोल्ट मीटर लगाओगे वो क्या मापेगा, आरएमएस। और अगर हीट लॉस सेम है तो आरएमएस इसके एवरेज के इक्वल आया, आरएमएस इसके एवरेज के इक्वल आया। इसलिए क्या कहा गया, आरएमएस। आरएमएस इसलिए जरूरी है, इसलिए आप एसी में एवरेज नहीं पढ़ोगे, अब आगे जाकर के क्या पढ़ोगे हमेशा, आरएमएस आरएमएस आरएमएस। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस। असल में अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वो वैल्यू होता है जो डीसी करंट के आई एवरेज के बराबर होता है। कब, जब दोनों में हीट लॉस सेम होता है। इसलिए आई आरएमएस हमारे लिए इफेक्टिव हुआ। सिग्निफिकेंस पता चला आई आरएमएस का। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आई आरएमएस? आई आरएमएस वो वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का आई आरएमएस वो वैल्यू है जिसके लिए डीसी करंट का आई एवरेज आई सेम ही होता है दोनों। अरे यार, आई आरएमएस इक्वल टू आई, तभी तो सेम आया। क्यों ये सेम आया? क्यों एनर्जी लॉस दोनों में, पावर दोनों में सेम क्यों आई? तो आर से आर गया, स्क्वायर से स्क्वायर गया, आई एवरेज उसका बराबर आई आरएमएस इसका। तो मुझे समझ में आया कि आई आरएमएस एसी का बराबर है आई एवरेज डीसी का। तब कब, जब दोनों में हीट लॉस सेम होता है। इसलिए आरएमएस को और दो नामों से जाना जाता है, और आरएमएस का एक नाम लिखा जाता है आई इफेक्टिव। क्या चीज? क्योंकि यही प्रभाव डालेगा, आगे यही पढ़ाया जाएगा पूरे चैप्टर में। आई आरएमएस, आई आरएमएस, जिंदगी भर चिल्लाओगे आई आरएमएस। और इसी को कहा जाता है आई वर्चुअल। क्या चीज? आई वर्चुअल। आभासी मान भी यही कहा जाता है। आभासी मान किस लिए? क्योंकि कभी भी बात करी जाएगी तो मन में हमेशा आपको सवाल लगाते समय आभास होना चाहिए कि हमें केवल आई आरएमएस पढ़ना है। तो आई आरएमएस कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड एज आई इफेक्टिव एंड आई वर्चुअल। समझ में आया कॉन्सेप्ट इसके पीछे का? आई आरएमएस क्यों जरूरी है? और तुम खुद सोचो कि तुम्हें वहां मुझे इस ऐसे नहीं पढ़ाना था क्या, वहां ये लगाना था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये बैटरी से पंखा चलाया था, डीसी से चलता है ये पंखा, एसी चलता है ना, तो तुम्हें तो यही दिखाया था। ये क्यों दिखाया था? ये क्यों दिखाया था तुमको? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये असल में क्या था। ये तुमको वो ये पढ़ाया जा रहा है, ये वाला केस पढ़ाया जा रहा है, आई आरएमएस इक्वल टू आई एवरेज। तो गलती से तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था कि एवरेज निकालना है, बट नहीं, असल में वो एसी होता था और तुम आई आरएमएस निकालते थे। बट बाय डिफॉल्ट तुम्हारे लिए सेम होता था, क्योंकि हीट दोनों में सेम होती थी, हीट लॉस दोनों में सेम होती, दोनों केसेस में हीट लॉस सेम होती थी। इसलिए तुम वो वाला इक्वल करके बता देते थे। अब सोचो, अब जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आई कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही हम बैटरी पढ़ते थे, वो बैटरी नहीं, वो एसी होता था। क्या होता था? एसी होता था, जिसमें आप आई एवरेज नहीं आई आरएमएस निकालते थे, बट नाम होता था एवरेज। नाम क्या होता था? एवरेज। और जनरल केवल नाम होता था आई। केवल क्या नाम होता था? आई। तुम्हें बताया था ना हमने, एमीटर वगैरह क्या मापते हैं डीसी में एमीटर वगैरह क्या मापते हैं? एवरेज मापते हैं। और वही जनरली आप आई नेट और केवल आई के नाम से जानते थे।
समझ में आई चीज? ठीक है, ये था आपके लिए सिग्निफिकेंस ऑफ IRMS। कितना जरूरी था तुम्हारे लिए IRMS। ऐसे थोड़ी सवाल क्या पूछा जा सकता है, RMS का आना क्यों जरूरी है, तो आप क्या क्या बता सकते हो RMS का आना क्यों जरूरी है? सबसे पहला, RMS हमारे लिए पूरी साइकिल के लिए आता है, ना कि आधी साइकिल के लिए। ठीक है, और IRMS की वैल्यू बहुत हद तक, IRMS की वैल्यू बहुत हद तक एक्यूरेट भी होती है, क्योंकि लगभग 70% ऑफ द आई आती है। पहली चीज, पहला कि ये पूरी साइकिल के लिए अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल फॉर, इट इज काउंटेड फॉर होल साइकिल, काउंटेड फॉर फुल साइकिल। हम इसको पूरी साइकिल के लिए माप सकते हैं, फुल साइकिल के लिए मापते हैं। दूसरा मैं क्या लिख सकता था, क्या चीज, हम इसको पूरी साइकिल के लिए माप सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा, अरे यार ये लगभग कितना होता है आई का, जो आई तूने चलाया, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो तूने पूरी चलाई उसकी कितनी परसेंट लगभग आई, 70। एवरेज कितनी आई थी, 63%, 63 कुछ आता था। तो वो ठीक है ना, हमें तो ये ज्यादा पसंद है कि हमने बहुत ज्यादा भी नहीं बताया, एकदम 311 भी नहीं बताया, एकदम कम भी नहीं बताया, बीच का बता दिया, वो ज्यादा अच्छा है यार। ना कम से कम बताओ, जीरो तो बताओगे नहीं, लगा वोल्ट मीटर छुआ दिया, खत्म, जीरो। सर जीरो आ रहा है, अब टच किया तो उठा के फेंक दिया, टच किया तो उठा के फेंक दिया। अब मेरा सवाल यह है कि 220 वोल्ट का डीसी खतरनाक है या 220 वोल्ट का एसी खतरनाक है? क्यों, वाई 220 वोल्ट का एसी खतरनाक है? ये 220 वोल्ट का डीसी मतलब वो फिक्स है, डीसी फिक्स है 220 तो 220, बट 220 वोल्ट एसी का मतलब ये 220 एवरेज है, आरएमएस है। 220 क्या है, सोच 220 तो तुझे दिखाया जा रहा है, बट ये जा कहां तक रहा होगा, कहां तक, 311, कहां तक जा रहा है, तो तुम्हें दिखाया 220 जा रहा है, लगभग चला जा रहा है 320, तुम्हें खत्म कर देगा यार वो। इसलिए 220 वोल्ट की डीसी खतरनाक है, 220 वोल्ट की एसी। तो तुम्हारे पास एक ही आंसर है कि नहीं सर एसी खतरनाक है, क्योंकि एसी दिखाती 220 है, जाती कहां तक है, 300, खत्म कर देगी। तुम्हें 9 तो 11 करा देगी फिर। इट इज काउंटेड फॉर फुल साइकिल, और दूसरा इट इज 70 अप्रॉक्स 70% है कि नहीं है टू द एसी। ये लगभग आई का कितना परसेंट होती है, 70% होती है। और तीसरा डीसी का आई और एसी का आई आरएमएस दोनों सेम होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस में हीट लॉस सेम होती है। समझ में आया ना? तो ये तीसरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, किताबों में तीसरी लाइन को ही प्रेफर करा जाता है, और किताबें तीसरी लाइन ही, और बाकी सारे टीचर तीसरी लाइन को ही प्रेफर करते हैं, सब लोग। ठीक है, तीसरी लाइन क्या है, आई आरएमएस, अल्टरनेटिंग करंट का आई आरएमएस डीसी के उस आई एवरेज के बराबर होता है, कब, व्हेन, जब हीट लॉस सेम हो, ऊष्मा हानि की दर समान हो, सेम हो, इसलिए इसे हम आई इफेक्टिव कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हो, आई वर्चुअल, आभासी मान भी कहा जाता है। जैसे मैं करंट की बात करूं, तुम्हें आभास होना चाहिए कि मैं आई आरएमएस पढ़ूंगा, आभास यही होना चाहिए कि आई, इसलिए तुमको सारे नाम बता दिया मैंने। क्यों जरूरत थी आई आरएमएस, पता चला। एवरेज पे क्यों नहीं रुके रहे, ये पता चला, एवरेज पे क्यों नहीं रुके रहे। और जो अभी तक डीसी में पढ़ते आते थे, असल में वो इनडायरेक्टली आरएमएस होता था। अब क्यों नहीं, अब निकालते तो तुम एवरेज ही थे, बाय डिफॉल्ट क्या निकालते थे, लेकिन वो किसके बराबर रहता था, क्योंकि हीट लॉस क्या रहता था, सेम रहता था। तो गलती से तुमसे आई एवरेज निकाल तो रहे थे, आई नेट निकाल तो रहे थे, आई नेट निकालते थे नहीं निकालते थे, V/R टोटल, तो गलती से तुम यही निकालते थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि हीट लॉस सेम है, तो वो आई आरएमएस के बराबर आएगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सवाल हमेशा सही रहता था, और इसलिए वहां पर पंखा भले ऊपर लगा रहता था, लेकिन नीचे डीसी लगा सकते थे। बात समझे ना? तो चाहे V0 साइन ओमेगा टी लगाओ, और चाहे क्या लगा दो, बैटरा। ठीक है, इसलिए अल्टरनेटिंग सोर्स को वहां रिप्लेस करा गया था, वरना करंट इलेक्ट्रिसिटी में धारा के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, एसी। ये पूरी चक्र के लिए मापा जाता है,
ये पूरे चक्र, इसे पूरे चक्र के लिए मापते हैं। ये मूल धारा का लगभग 70% होती है। ये मूल धारा का कितना परसेंट होती है? 70% होती है। और ये वाली लाइन लिखने के बाद कब? व्हेन हीट लॉस दोनों में सेम रहता है। तो असल में AC का IRMS DC के उस I एवरेज के बराबर होता है जब दोनों में हीट लॉस सेम होता है। सबसे आसान है यार, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीवन के लिए। इस तीसरी लाइन से इंपॉर्टेंट लाइन कोई है नहीं तुम्हारे लिए। तीसरे में ये लाइन लिख लो और कब में लिखो, आंसर सवाल लिखो कब? जब दोनों में ऊष्मा हानि समान हो, ऊष्मा हानि की दर समान हो। इसीलिए इसे I प्रभावी मान और I आभासी मान भी कहते हैं। ठीक हो गया। IRMS का आना जरूरी था कि नहीं जरूरी था? बहुत जरूरी था। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि सर IRMS ऐसे ही नहीं पढ़ा दिए फालतू में। आइए कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं और उसमें I एवरेज और IRMS बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लो मेरे पास I इक्वल टू मेरे पास लिखा गया है, कुछ सवाल ले लें। 200 साइन रूट 2, अरे सॉरी 200 रूट 2 कर दूं, साइन 314 पाई, देखा जाएगा जो आएगा। ऐसे रहने दो। चलो बताओ I एवरेज, सॉरी I नॉट बताओ, IRMS बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, बता। लग गया? अरे लग गया क्या? क्या तुम्हें ये अल्टरनेटिंग करंट है कि DC करंट है? पहले बताओ। क्या ये AC है? AC कैसे पता चला? साइन का फंक्शन है, साइनोसॉइडल है ना? तो मैंने लिखा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। क्या I0 मिल गया? क्या देखते ही सवाल में I0 फायर कर दिया? बोल I0 कितना आ रहा है? 200 अंडर रूट 2 एम्पियर। I0 की वैल्यू क्या आई? 200 अंडर रूट 2 एम्पियर। अगला क्या पूछा मेरे से? IRMS। क्या मुझे IRMS लिखने का फार्मूला याद है? अगर ये छोटे छोटे फार्मूले शुरुआती के याद रहेंगे तो सवाल पूरे आगे लगते रहेंगे, वरना केवल हवा लगता रहेगा। क्या होता है? I0 अपान रूट 2, I0 अपान, और देख अगर तुझे रूट 2 ऊपर चिपका हुआ मिल गया समझ जा तुझे उड़ाना है। तो क्या I0 की वैल्यू 200 रूट 2 अपॉन रूट 2 का 200 एम्पियर आ गया। बहुत अच्छा। फ्रीक्वेंसी बोल, अरे जल्दी बताओ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है ना? और आपके पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद करो। ओमेगा की जगह पर कौन नजर आ रहा है? 314 या पाई भी? क्या टी से टी गया? बचा क्या? ओमेगा इक्वल टू 314 पाई, यानी 314 पाई, 314 इज इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 से नहीं, पाई से पाई गया, और 2 से काटोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी कितना? फ्रीक्वेंसी आएगी 50 हर्ट्ज। समझ में आया? क्या करे, लाना पड़ता है कैलकुलेशन। अब 314 काटेगा तू, कर। आसान था सवाल, क्या समझ में आया? आई देखो, कंपेयर करो और तुरंत
आई नॉट लिख दो, आई आर एम एस लिख दो, ओमेगा लिख दो, देख के समझ के हो जाएगा सवाल। आसान था। अगला सवाल लेते हैं, है ना, ये मिटा दें। काफी आसान सा सवाल था। इधर लिख देना 200, है ना, इधर आएगा √2 से √2 जाएगा 200 आएगा। दूसरा सवाल देखो, ये एसी है कि नहीं है पहले बताओ। क्यों एसी है? हाँ, अभी जब तक मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी तुम कैसे बता दिए एसी है? हाँ, जब तक मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी, मैं इसको 5 लिख दूं और यहाँ लिख दूं 0 और यहाँ लिख दूं पॉजिटिव, तो ये जहाँ 0 लिखा उसके नीचे नेगेटिव हो जाएगा। बहुत होशियार ना बना करो। डायरेक्शन आप लिखा पॉजिटिव, अब एसी है। तुम लोग परेशान करना था बस। ये कौन सी वैल्यू होती है? ये वाली, ये वाला शिखर मान है, पीक वैल्यू, उसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। कितनी है? 2 एम्पियर। चलो इस सवाल के लिए आपको आई एवरेज बताना है। आई एवरेज बता दो, फिर आई आर एम एस बता दो। इस सवाल में आई एवरेज कैसे आएगा तुम्हें पता है? पूरे चक्र के लिए बताओगे कि आधे चक्र के लिए? चलो बताओ। आई एवरेज पूरे चक्र के लिए बताओगे कि आधे चक्र के लिए? डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, कोई इक्वेशन नहीं है, सीधे लगा सकते हो। आधे चक्र के लिए अगर लगाओगे तो चल रही है, जल्दी बताओ। आधे चक्र के लिए शुरू हुआ यहां से, खत्म हुआ यहां पे, देख 0 से t में, सॉरी 0 से t/2 वाले में टाइम में, है ना। पूरे चक्र के लिए बताओगे तो ये पॉजिटिव 2 एम्पियर और ये नेगेटिव 2 एम्पियर। तुम लोग पाई आई में कहां चले गए यार? तुम्हारे पास डायरेक्ट वैल्यू है यार। आई एवरेज बता रहे हो, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। मुझे ऊपर का पता है, मुझे केवल इस साइकिल के लिए बताना है एवरेज। तो एवरेज के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाएगा आई एवरेज। वो जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो अलग चीज है। इक्वेशन के लिए यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा एवरेज। और डायरेक्ट आएगा कितना? डायरेक्ट कितना? अरे यहाँ डायरेक्ट कितना आ रहा है देखने से एवरेज कैसे निकाला जाता है? हाँ, एवरेज कैसे निकाला जाता है पढ़ा है ना? एवरेज कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2। अगर 2 का बताना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का। यहाँ पर 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है? टाइम 0, तो ये 2 है ना। अरे पहली जगह का और आखिरी जगह का 2 + 2 / 2 एवरेज आ गया। कितना आया? 2 ही आ रहा है। एवरेज कितना आएगा? 2 आएगा। और केवल आधी साइकिल के लिए। पूरी साइकिल के लिए करोगे तो 2 + 2 4, -2 -2 4, 4 - 4 0 प्लस। सही है। यानी यहाँ का एवरेज निकालने का डायरेक्ट तरीका यही है। एवरेज निकालने का, वो जो एवरेज निकालने का तरीका आप लोग सीख रहे हो वो इक्वेशन में होता है, टाइम के साथ चेंजिंग में होता है लगातार। यहाँ पर आपकी वैल्यू देखो चेंजिंग नहीं है, लगातार कांस्टेंट है। लगातार 2 एम्पियर, लगातार 2 एम्पियर, लगातार 2 एम्पियर। अचानक 2 एम्पियर से डायरेक्ट -2 एम्पियर आ रही है। लगातार धीरे धीरे बदल। समझ में आया चीज? नजर आया कि क्यों मैं वो 2I0/π जैसा फार्मूला यहाँ नहीं चिपकाने वाला? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमें दिया है। देख 2 एम्पियर लगातार बना हुआ है टाइम के साथ पूरे आधे समय तक। वहां पर तुम्हारे पास क्या होता था? 2I0 कब आता था? जब 0 से पूरी साइकिल में जाने के लिए आपका बढ़ा भी और घटा भी, और इसमें ना बढ़ा ना घटा, क्या कांस्टेंट रहा? तो मैं क्यों लगाऊंगा 2I0/π? डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा। डायरेक्ट क्या लिखूंगा मैं? 2 + 2/2, 2 + 2/2 that is 2। What is IRMS? What is IRMS? जल्दी बताओ सब लोग। IRMS सोच लो। IRMS, अच्छा ये आई एवरेज क्यों
किस +2 एम्पियर आया क्या? फॉर पॉजिटिव साइकिल, फॉर पॉजिटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल के लिए सबको पता है अगर स्पीड सेम होती है, अगर स्पीड, तो एवरेज ही इंस्टेंटेनियस होता है। कांस्टेंट स्पीड होती है तो एवरेज ही इंस्टेंटेनियस होता है, जो है ना, औसत ही तात्क्षणिक होता है। तो वही चीज है, वही आया 2 ही आया, चाहे रफ्तार से चलता है। हाँ के रहो, कहीं भी जाओ आधी साइकिल के लिए 2 एम्पियर एवरेज आएगा। हर जगह क्या कितनी है, हर टाइम पर कितनी होगी? 2 एम्पियर। या तो पॉजिटिव में गया तो निगेटिव में होगी, तो हर आधी साइकिल के लिए एवरेज 2 एम्पियर। सवाल देख के ही लग गया था। अब IRMS बताओ सब लोग, IRMS और सही से लगाओ। IRMS के लिए क्या करोगे, कैसे निकालते हैं? फॉर पूरा चक्कर, फॉर पूरा चक्कर √2 आ रहा है, हाँ, I0 अपॉन, और I0 कितना है? 2 अपॉन √2। I0 अपॉन √2 कब लगाते हो? जब उसमें कहीं जैसा कुछ ऐसा कुछ हो बदलने वाला, यहाँ बदलने वाला नहीं है, लेकिन लग सकता है, शायद आप लोगों की बात सही हो सकती है। आइए चेक करते हैं IRMS निकालने का तरीका। इस साइकिल का देखो RMS कैसे निकालते हो, पहले तो हम उसका सर जी वर्ग ले लेंगे, स्क्वायर लेने के बाद उसका मीन लेंगे, मीन लेने के बाद उसका रूट ले लेंगे, तब बनेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहले हम क्या करें, इस चक्कर का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4, इस चक्कर का स्क्वायर करोगे 2 दूना 4, और 4 और 4 8, 8/2 4। देख मरमत इधर देख, इस साइकिल का स्क्वायर ले फॉर पूरा चक्कर, इस साइकिल का स्क्वायर 2 स्क्वायर, इस साइकिल का स्क्वायर -2 स्क्वायर, और एवरेज ले, रूट लिया, सॉरी स्क्वायर लिया मैंने, स्क्वायर लिया, ये हुआ दोनों का स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद क्या लेना है मुझको? मीन लेने के लिए जोड़ो और जितने टर्म्स हैं डिवाइडेड बाई उतना नंबर ऑफ टर्म्स, 2 दे दो। समझ में आया? 2 क्यों आया? नंबर ऑफ टर्म्स 2 बार है, लेकिन आपने केवल स्क्वायर लेके मीन ही लिया, अभी रूट बाकी है। समझ में आया होगा? हाँ, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 4 8 बाई 2, और 8/2 यानी 4, 4 का मतलब 2। और सवाल मजेदार था। छाप I0 अपॉन √2, सर √2 आ रहा सर, √2 वालों का, अरे तो जब टाइम वेरिंग होगा, टाइम के साथ बदल रही होगी तो लगाओगे ना। तो ये तो डायरेक्ट तुम्हारे पास सामने, कभी कुछ बदल ही नहीं रहा। मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अभी तुमको एक हिंट दिया था मैंने कि अगर सब सेम रहे तो एवरेज ही इंस्टेंटेनियस है, जहां भी जाएगा स्टडी करेगा सेम ही आएगा। देख सब सेम आ रहा है। ग्राफ क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। हाँ, शून्य से RMS पहुंचा दो। चलो मिटा दूं। अच्छा ये तो मिटा सकता हूं ना, तो ग्राफ तो बनाया होगा। तुम्हें RMS की फीलिंग एकदम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। RMS का मतलब पहले रूट नहीं लेते। RMS का मतलब सबसे पहले क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर रूट लेते हैं। हिंदी में सही है, वर्ग माध्य मूल हिंदी में सही है, इंग्लिश में बर्बाद है, इसीलिए इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात करते हैं, मिटा दूं। अब सवाल आपका यह है कि आपके पास कोई करंट है I = I0 sin ω t। आपको ये बताना है कि ये जीरो से, कहां से? शुरू करती है जीरो से। अल्टरनेटिंग करंट जीरो से चलती नहीं चलती है, साइनोसॉइडल जीरो से, कॉसॉइडल वाली वो 1 से चलती है। ठीक है, जीरो से अपने RMS मान तक पहुंचने में और जीरो से अपने महत्तम मान यानी I0 पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? टाइम टेकन टू रीच IRMS एंड I0, टाइम बताना है। समय बताओ, क्या बज रहा है वो नहीं। समय बताओ कि ये करंट अपने
जीरो से IRMS तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, मिटा दूं ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि करंट अपने पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? करंट अपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी जब वो शुरू हो रही है कितने से? जीरो से, यानी अब बदल रही है और ऊपर की इक्वेशन का यूज आएगा। ठीक है, तो सवाल है यही है कि कोई करंट है आपके पास, है ना, अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है, उसे अपने आरएमएस व पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? लगा टाइम कब? जब हर बार जीरो से शुरू हो। सबसे पहला टारगेट करते हैं आरएमएस में, आरएमएस तक जाने में। आई बराबर फार्मूला क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। सोचिए टाइम कब का बताना है? जब आई पहुंच जाए, जब ये आई पहुंच जाए वो टाइम बताना है। तो जब अगर ये आई पहुंच जाए, आई आरएमएस मतलब आई टेंड्स टू आई आरएमएस, आई को कहां पहुंचाना है? आई कहां पहुंच जाए? अपने आरएमएस वैल्यू तक पहुंच जाए, यानी जहां आई है मैं वहां क्या लिख दूं? आई आर एम एस बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया? व्हाट इज आई आर एम एस? व्हाट इज आई आर एम एस? व्हाट इज आई आर एम एस इन टर्म्स ऑफ आई नॉट? आई नॉट अपॉन रूट टू बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आई नॉट से आई नॉट गया? साइन ओमेगा टी बराबर लिखा क्या आपने क्या लिखा? 1/√2 डेट इज साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री, साइन पाई बाई 4। हाँ 45 की वैल्यू होती है। क्या साइन से साइन जाता नजर आया? साइन से, अरे यार साइन इनवर्स होगा तो ओमेगा टी बराबर पाई बाई 4। सोच ओमेगा को पाई के टर्म में लिखना आता है मुझे? क्या होता है ओमेगा का पाई के टर्म में? 2 पाई अप ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी, ओमेगा बराबर, हाँ तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी इंटू टी बराबर पाई बाई 4। पाई से पाई गया, पाई से पाई गया। क्या 2 चौके 8, 2 चौके, क्या टी ऊपर गया तो टी बराबर आया टी बाई 8 सेकेंड। टी बाई अपने पूरे टाइम पीरियड का 8वां हिस्सा लेगी और पहुंच जाएगी धड़ाक से अपने आरएमएस वैल्यू तक। समझ में आया सवाल? अब तो दूसरा वाला करेगा, जमूरी ये वाला करके दिखा आई नॉट वाला कर सकता है तू? टी बाई 8 आया ना? कितना आया? टी बाई 4। श्योर हो? चेक कर लो बेटा, गलत हुआ तो फिर पिटे जाओगे। आई नॉट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? ये पहले बताओ, ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम? मेरे पहले सवाल लगाने से पहले बता दो। ये तो लग गया। अपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? टी बाई 8, यानी अगर उसका आवर्तकाल है 8 सेकंड, 8 सेकंड में एक चक्कर मारेगी तो 1 सेकंड में वो अपने आरएमएस तक पहुंच जाएगी। अगर 8 सेकंड में एक चक्कर मार रही है तो 1 सेकंड में कहां पहुंच जाएगी? अपने आरएमएस पर पहुंच जाएगी। मेरा सवाल यह है कि जो आई नॉट तक जाने में लगेगा टाइम वो ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम या ज्यादा? क्यों कम आएगा? आई नॉट तक जाने में टाइम कम क्यों आएगा? क्योंकि आई नॉट की वैल्यू होती है 63% और इसकी वैल्यू होती है 70%। इसका मतलब जाहिर सी बात यह है कि क्या चीज आई नॉट जाने में टाइम टी बाई 8 से कम लगेगा। मेरे मन में यही तो बात आई। आइए चेक करते हैं हम कितना सही और कितना गलत। आइए चेक करें हम कितना सही और कितना गलत। टी बाई 4 आएगा आंसर। मन में तो फीलिंग यही आ रही है। अरे बेटा वो हाफ साइकिल के लिए होता है। हाफ साइकिल फुल साइकिल याद है किसी को? आओ मैं करके दिखाता हूं फिर तुम्हें बताता हूं क्या है कैसे है इसके पीछे का राज। सबसे लग गया ये वाला?
दूसरा वाला देख, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2, आई की वैल्यू कितनी कर दो, आई की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से कहां तक पहुंच जाए, अपने पीक वैल्यू तक। तो मुझे समझ में आया सर, यहां लिखा जाएगा आई नॉट बराबर आई नॉट, अरे तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी। तो मैंने लिखा आई के जगह पर आई नॉट का आई नॉट चिपकाया ही है, साइन ओमेगा टी, आई नॉट से आई नॉट गया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आई, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आई, 1 या 0, 1 इक्वल टू कितना, साइन पाई बाई 2, साइन 90 की वैल्यू पाई बाई 2 मतलब 1 है ना। तो साइन से साइन जा रहा है, ओमेगा टी बराबर क्या आया, ओमेगा टी बराबर पाई बाई 2, इंप्लाइज क्या करेगा, 2 पाई अपॉन टाइम, 2 पाई अपॉन, देखो इसीलिए तुमसे बताया था ओमेगा कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इक्वल टू क्या आया, पाई बाई 2, पाई से पाई गया, सोच टाइम कहां चला गया, टी बराबर क्या आएगा, टी अपॉन 4, टी अपॉन 4। अब तू देख, तू एवरेज और रूट मीन में फंस रहा था, अब ग्राफ से देख, जब तुम आरएमएस लेते हो, क्या चीज, आरएमएस, जब तुम आरएमएस बताते हो तो आरएमएस असल में क्या होता है, ये कौन सी वैल्यू है, आई नॉट, ये क्या चीज वैल्यू है, आई नॉट, ये है आई नॉट। और आई नॉट तक पहुंचने में यहां से देखो, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, टी, ये टाइम कितना होगा, टी बाई 2, इस टाइम पर क्या 0 पर पहुंच चुकी है ना, टी बाई 2, इसका आधा कर, यहां पहुंच गया, आंसर क्या आया, यानी जो पढ़ा जो लिखा बिल्कुल सही है। ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज नहीं कैलकुलेट कर रहे थे, आरएमएस और एवरेज से हटो, एवरेज को लात मार दो, साइड कर दो, एवरेज तुम्हारे लिए बकवास है, तुम्हारे लिए केवल क्या जरूरी है, आरएमएस और दूसरा आई नॉट पीक वैल्यू, ठीक है। अब तुम एवरेज के चक्कर में मत पड़ना, एवरेज देखोगे तो गुमराह हो गए 63 और 70% वाला, ये असल में क्या था, आई नॉट, अरे आरएमएस तो यहां तक आए, आरएमएस ये कहीं होगा, यहां कहीं पड़ेगा बेटा, यहां कहीं, आरएमएस यहां कहीं पड़ेगा, टी बाई 8 आ रहा है, टी बाई 8 का मतलब समझ रहे हो, अरे टी बाई 8 का मतलब इसका भी, अरे सोच ये टी बाई 2, सॉरी ये टी बाई 2 था ना पूरा, ये कितना आया, टी बाई 4, सोच क्या वो ये आएगा आरएमएस, ये होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यहां कहीं आएगा, वो होगा तुम्हारा टी बाई 8। ग्राफ से समझ में आया सवाल पूरा, दोनों आरएमएस वाला भी और आई नॉट वाला भी। अगले सवाल की ओर चला जाए, क्या कहते हो यार, चला जाए अगले सवाल पर, चलो उतार लो इसको, ये वाला उतार, सवाल अच्छे थे, ग्राफ से समझ में आना जरूरी है। अब मान लो आपके पास एक इक्वेशन दी गई, v इक्वल टू, है ना, v की वैल्यू दी गई 40 साइन 100 पाई टी, 40 साइन 100 पाई टी, व्हाट इज v नॉट, देख के बता, v नॉट, v नॉट, v नॉट 40, ओमेगा, ओमेगा 100 या 100 पाई, क्या ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा की जगह पर कितना है, फ्रीक्वेंसी बताओ ओरली, फ्रीक्वेंसी बताओ ओरली, फ्रीक्वेंसी 50, वेरी गुड। सवाल है ये नहीं था क्योंकि सब तुम्हें आता है ओरली, जब तुम बता ले रहे हो तो सवाल ये थोड़ी होगा तुम बता दिए सवाल बदल गया अरे यार जब तुम ओरली बता रहे हो, तुमने देखते ही वी नॉट बता दिया, तुमने देखते ही ओमेगा बता दिया, तुमने देखते ही फाई वो फ्रीक्वेंसी बता दिया, तो सवाल ये थोड़ी होगा फिर। है बड़े खुश हो गए सर, हमें सवाल आने लगा तो खुश मत हो, सवाल ये है कि आपको ग्राफ खींचना है, ग्राफ,
क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। और ग्राफ कुछ ऐसे खींचना है टाइम और वी के टर्म में, टाइम और टीवी ग्राफ खींचना है। कैसा ग्राफ? टीवी ग्राफ खींचना है। एक्स को टाइम पे ले ले, ए टीवी वाला ग्राफ, ये तुम्हारे घर वाला टीवी नहीं है कि टीवी ग्राफ सर हम तो दिन भर कांस्टेंट रहते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, ये वाला नहीं है। टीवी ग्राफ खींचना है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वी की वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, जीरो होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, वो ग्राफ खींचना है। सबको पता है v=v0 sin ओमेगा टी में अगर ऐसा सवाल आए तुम्हारे एग्जाम में, यूपी बोर्ड में ये सवाल इसी साल आया था। सेम क्वेश्चन नहीं था, वो करंट के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने जो v=v0 sin ओमेगा टी रख रखा है, तुम्हारे लिए आया था I=I0 sin ओमेगा टी। क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन पूरा सेम था, कुछ भी अंतर नहीं था। बच्चे कंफ्यूज कि अब हम इसको कैसे करें। कुछ नहीं करना था, आपको जो ग्राफ याद है वो ग्राफ बना लेते हैं। देखो मैं डायरेक्ट ग्राफ बना ले रहा हूं, मुझे पता है साइन ओमेगा टी है तो साइनोसॉइडल आएगा और सेम ग्राफ आएगा। अब मुझे केवल क्या ध्यान देना है, सब कुछ पता है क्या नहीं पता? टी, सब कुछ पता है क्या नहीं पता? तो मुझे पता चला सर v0 की वैल्यू आई 40, v0 की वैल्यू क्या आई? तो ये पीक वैल्यू कितनी होगी बेटा? पीक वैल्यू, अरे डायरेक्ट लिख दिया ना, ये लिखा मैंने 40 वोल्ट, ये क्या लिखा? -4। देखो कितना कठिन था ग्राफ, आसान था नहीं आसान था? अब क्या बचा? टाइम पीरियड। अरे टाइम भी तो लिख रखा है इसने, क्या लिख रखा है इसने? टाइम। तो मैंने तो भी तो लिख दिया, भी वाला एक्सिस मेरी कंप्लीट हो गई कि मुझे पता है सबसे टॉप वैल्यू क्या है, सबसे बॉटम वैल्यू क्या है, मुझे वो तो पता चल गया। और मुझे क्या पता करना है अब? टाइम, ये इतना टाइम कितना है, दैट इज टाइम पीरियड, ये पता करना है ना। तो ये पता करना है तो मैंने लिखा, कहां से मिलेगा? क्या यहां से मिलेगा? है कि नहीं? ओमेगा बराबर 100 पाई, ओमेगा बराबर 100 पाई। ठीक है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, जानते थे? हाँ, नर्सरी में पढ़ते हैं ये सब। 100 पाई, क्या पाई से पाई चला गया? पाई से पाई गया, तो 1 का 2, तो 50 से 100, समझ में आया? टी बराबर 1/50, टी बराबर 1/50 सेकेंड, 1/50। अरे फ्रीक्वेंसी निकालता तो 50 हर्ट्ज आता, तुम्हें पता है ना फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड। आगे कर 1/50 का मतलब 0.2 या 0.02, 0.02 सेकंड, यानी ये इतना टाइम कितना है? पूरा पूरा ये 0.02, ये कितना है? 0.01 सेकंड। बन गया ग्राफ, सवाल खत्म, सवाल खत्म। ठीक है, तुम्हें ये लिखना था, ये लिखना था, ये लिखना था, ये लिखना था। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देख, अब मैंने पहले ही बना लिया था ना, मैंने पहले बना लिया था। अब बच्चे कंफ्यूज कि कैसे करें कैसे करें, कुछ नहीं, फिर उनको क्या करना है, मुझे पीक पे जाना है, अच्छा यहाँ पर 40 लिखे, फिर उनका आना टेढ़ा बनेगा। ये नहीं, डायरेक्ट छाप दे, साइन ओमेगा टी देख और ये बना दे, उसके बाद सारी वैल्यू पुट करते चला जाए इसमें। ठीक है, तो वह बन गया। अब ये सब नहीं करना, छोड़ दो, ये कर दो अल्टरनेट मेथड। ये सब है ना, ग्राफ बनाने को आए तो तुम्हें ग्राफ बनाने में घबराना नहीं है, तुम्हें सीधे पहले ग्राफ बना देना है, बस तुम्हें वैल्यूज पुट करते चले जाना है। टाइम वोल्टता ग्राफ है ना, समय वोल्टता ग्राफ आएगा। तुम्हारे यूपी बोर्ड में इस सवाल आया भी था इस बार। ठीक है, जाकर के देखना आप लोग, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट में सारे टॉपिक को इंक्लूड करते हुए पहला टॉपिक आपने सबसे पहले पढ़ा था, याद होगा, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू के बाद आपने दूसरा टॉपिक का नाम पढ़ा, पीक वैल्यू के बाद साइकिल, चक्कर, उसके बाद टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एवरेज वैल्यू, औसत मान, माध्य मान, फिर वर्ग माध्य मान, आरएमएस। इतना चीजें पढ़ लिया, टोटल हो गए 7। 8वां टॉपिक का नाम है फेज, कला, एंगल, कोण। क्या चीज? फेज। तो अगला पॉइंट है आपका फेज, जिसे आप एंगल कहते हैं। अब फेज क्या है? आपके पास दो चीजें हैं, एक करंट, एक वोल्टेज है और एक करंट है, दो ही चीजें तो हैं। व्हाट इज एंगल? फेज जैसे पढ़ा जाता है, साइन ओमेगा टी वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ऐसा होता है नहीं होता है? याद करो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा जाता है, डेल्टा फाई पहले से कुछ होता है, फाई है ना, डेल्टा थीटा और फाई वगैरह कुछ पढ़ा होगा तुमने 11th वगैरह में, याद होगा। फेज क्या है? फेज कला, एंगल विथ एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, फेज क्या है, कंफ्यूज मत हो, मैं जो सिखा रहा हूँ वो ध्यान से। फेज, मान लो किसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, उसका मैंने एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लिया, दिस इज फाई। यहां पहुंचा तो एंगल कुछ ऐसे होगा, है ना, टेंजेंट लाइन, उसके ऊपर टेंजेंट लाइन, तो ये होगा। यहां पहुंचा तो कुछ ऐसे होगा, ये एंगल। तो एंगल विथ एक्स एक्सिस, एक्सिस के साथ एंगल बताना ही तुम्हारा फेज हो गया। समझ रहे हो ना?
एंगल के साथ। और फेज क्या है? केवल एंगल। व्हाट इज फेज? फेज इज द एंगल। अगर तुमने लिखा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी क्या चीज है? थीटा। ओमेगा टी क्या चीज है? और क्या हर टाइम पे अलग अलग होगा? सोचो टाइम जीरो होगा तो वो कुछ चला ही नहीं, तो जीरो। एंगल भी कितना? जीरो। टाइम यहां पहुंचा दिया, टाइम आपने T/8 लिया, अरे यार T/2 सॉरी T/4 लिया। कितना? T/4 लिया तो आप पहुंच गए पीक वैल्यू पर। पीक वैल्यू मतलब महत्तम मान 90 डिग्री पर आ चुके हो, है कि नहीं है? तो आपका एंगल कितना हो गया यहाँ पर? T/4 पर एंगल कितना होगा? टी के साथ क्या थीटा चेंज हो रहा है कि वही है? टी के साथ थीटा चेंज हो रहा है। जब टी हुआ T/4 तो एंगल हो गया 90 डिग्री, π/2। क्या हो गया? अरे ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π। ओमेगा बराबर 2π/t। टाइम क्या हो गया? टाइम हमने कहा सर जब टाइम हो गया T/4, टाइम क्या हो गया? T/4, तो पाई से, अरे कुछ छोड़ गया क्या? टी से टी जा रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, π/2। तो आपके पास आया π/2 मतलब कितना डिग्री? तो सीधे सीधे देख लिया कि अगर जब टाइम हुआ T/4 तो एंगल कितना हो गया? फेज क्या है? एंगल। फेज क्या चीज है? कोण ही कला है। कोण ही किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम द एंगल विथ एक्स एक्सिस, आपका एंगल जो किसी के साथ एंगल बताओगे वही आपका फेज है। ठीक है, एंगल ही फेज होता है, इस चीज को दिमाग में याद रखिए। और ये फेज डिफरेंस आ सकता है। फेज डिफरेंस कब आ सकता है? जैसे मान लो मैंने लिखा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिख दिया। और दूसरा मैंने लिखने की कोशिश करी कि मैंने लिखा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बताओ दोनों का फेज सेम है कि अलग अलग है? भले उनका एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ओमेगा ओमेगा सेम है, बट सेम टाइम पर वोल्टेज क्या 5 डिग्री आगे हो जाएगा? तो फेज डिफरेंस है कि नहीं है? है। तो इस चीज को कहा जाता है, इस एंगल का नाम है फेज। इस एंगल का नाम क्या चीज है? फेज। तो फेज में आया बात एंगल, और इन चीजों को, ये साइन के बाद वाले टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, कला बोलते हैं। बात समझ में आया ना? क्या बोलते हैं हम लोग? फेज। और हमारे जो सर्किट्स होते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, तीन ही तो हैं। एल है, सी है, आर है। तीन ही चीज तो है, एल सी और आर, तीन है। अब अगर एल को जोड़ा एसी से, सी को जोड़ा एसी से, आर को जोड़ा एसी से, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? एल को जोड़ो एसी से, सी को जोड़ो एसी से, आर को जोड़ो एसी से, तो उसमें हो सकता है कि कोई आगे हो जाए, कोई पीछे हो जाए। मतलब करंट पहले अपने पीक वैल्यू को पा जाए। समझ रहे हो ना? क्या चीज होता है? मान लो दोनों चीजें चली, V और I एक ही साथ चलेगा कि आगे पीछे? मतलब किसी सर्किट में केवल V ही एग्जिस्ट करेगा। अगर मैंने बैटरी लगाई, AC सोर्स लगाया, बल्ब लगाया, तो केवल V ही रहेगा या I भी हो जाएगा उसमें? जैसे भी लगाओगे क्या I अपने आप स्टेब्लिश हो जाएगा? यानी V और I हमेशा रहेंगे साथ साथ, हमेशा रहेंगे। लेकिन कौन आगे पीछे हो सकता है, वो डिफाइन करने के लिए आया है क्या चीज? फेज। फेज एंगल है। फेज क्या चीज है? जो ये डिफाइन करेगा कि कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे, और वो बताने के लिए आ जाता है फेज डिफरेंस। बस है ना? जिसे कलांतर कहते हो। ये कलांतर क्या चीज है? ये बताएगा कि वोल्टेज आगे है या करंट आगे है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को जोड़ा एसी सोर्स से, किस सोर्स से? एसी सोर्स से जोड़ा। डीसी सोर्स से जोड़ने पे कोई बात ही नहीं करा, बट एसी से जोड़ने पर इसमें वोल्टेज आगे चल रहा है या करंट आगे चल रही है? आगे चलने का मतलब हुआ कि कौन अपने पीक वैल्यू पर सबसे पहले पहुंची, कौन अपने पीक वैल्यू पर सबसे पहले पहुंची, या कौन देर में पहुंची। पहले पहुंची तो आगे है, और देर में पहुंची तो पीछे है। पहले पहुंचती है तो बोलते हैं अग्रगामी। पहले पहुंचेगी तो क्या बोलेंगे? अग्रगामी, जिसे बोलते हो लीड करना। लीड करती है, आगे भाग जाती है। और अगर पीछे हो जाती है तो बोलते हैं पश्चगामी। क्या नाम है? पश्चगामी, जिसे लैग कहते हो, लैग बिहाइंड। लीड्स फॉरवर्ड एंड लैग बिहाइंड। लैग करना, टाइम लैग। लैग का मतलब गेम में खेलते हो कहते हो लैग कर रहा है, मतलब तुमने फायर बटन पहले टच किया लेकिन बुलेट देर में निकल रही है। लैग का मतलब समझ में आया? गेम में यूज करते हो अपने। लैग का मतलब हमारी एक्टिविटी के हिसाब से चलना, हमारी एक्टिविटी के हिसाब से चलना या पीछे चलना, तो उसे बोलते हैं पश्चगामी, जैसे लैग कहते हैं। और लीड का मतलब आगे चलना।
तो फेज में दो चीजें समझ में आई। फेज क्या चीज है? फेज डिफरेंस क्या चीज है? फेज डिफरेंस हमें ये बताएगा किसी सर्किट में कि करंट वोल्टेज से कितना आगे पीछे है, या वोल्टेज करंट से कितना आगे, कितना डिग्री आगे या कितना डिग्री पीछे है, उसको बताने के लिए कौन आता है? फेज। वोल्टेज और करंट अपने पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लेते हैं, कितना एंगल आगे पीछे रहते हैं, उसको कहा जाता है फेज डिफरेंस। फेज समझ में आया क्या चीज है? व्हाट इज फेज? फेज इज द मतलब फेज इज एंगल, फेज इज एंगल। जो कला मतलब जो फेज मतलब कला जिसे कहते हो, वो कला डिफाइन कैसे करी गई है? कैसे डिफाइन करी गई है? एंगल के हिसाब से, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं किसी भी टाइम पर, और डिफाइन करा गया कुछ इस हिसाब से। अगर इनमें दोनों में कोई कला ना हो, कलांतर ना होता, तो सीधे क्या लिखा जाता? I = I0 sin ओमेगा टी और V = V0। सोच इसमें फाई की वैल्यू क्या है? 0। सोच इसमें फाई की वैल्यू क्या है? 0। इसलिए दोनों की कला में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया ना? दोनों में कोई फेज नहीं है, दोनों एक कांस्टेंट फेज में है। कांस्टेंट मतलब 0 फेज में है, ठीक है? मतलब इनका फेज डिफरेंस क्या है? 0। यहां के लिए डेल्टा फाई क्या है बेटा? 0। फेज इज द एंगल दैट इज डिनोटेड बाय फाई हियर। फाई से दिखाया जाएगा। बात समझ आई ना? तो कला क्या चीज है यहाँ पर? I = I0 sin ओमेगा टी, V = V0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये लिख सकते हैं। इसमें मैंने ओमेगा टी प्लस फाई बताया। बताओ कौन आगे है इस इक्वेशन के हिसाब से? कौन आगे है? क्या V लीड कर रहा है कि नहीं है? V क्या कर रहा है? लीड्स कर रहा है, लीड्स फॉरवर्ड टू द करंट। और अगर मैं इसको उल्टा लिखने की कोशिश करूं तो मैंने लिखा V = V0 sin ओमेगा टी, V = V0 sin ओमेगा टी, और मैं उसको क्या लिख सकता हूं दूसरा? I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। और ऐसे केस में आप क्या कहोगे? कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? I लीड्स। I अग्रगामी है, धारा अग्रगामी है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं। सोचो अगर धारा आगे है तो पीछे कौन है? करंट अगर आगे है तो पीछे कौन है? भी पीछे है ना? तो इस वाले में कौन पीछे है? इस वाले में कौन पीछे है? इस वाले में पीछे कौन है? करंट पीछे है। तो आप कह सकते हो I लैग्स, I पीछे, लैग्स बिहाइंड V। धारा पश्चगामी है किससे? V से। क्यों? क्योंकि मैंने V में फाई जोड़ा है, V में फाई जोड़ रखा है, इसलिए ये हो जाएगा तुम्हारे लिए। दूसरे वाले में मैं क्या लिख सकता हूं? इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकता हूं? मैं सोच के बताओ, इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकता हूं? क्या चीज? कौन अग्रगामी है? करंट ना? तो उधर I लीड लिखा, मैं दूसरा लिख सकता हूं कि यहां पर V पीछे है। तो इस एक ही चीज को दो तरीकों से लिखा जा सकता है आगे फ्यूचर में। क्या चीज? अगर V आगे है तो हम ये भी कह सकते हैं कि करंट पीछे। अरे तभी तो बात होगी यार, तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या इतना पढ़ना है? रॉकेट साइंस थोड़ी है। V लैग्स बिहाइंड करंट। समझ में आया फेज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट? इसके आगे आता है आपका फेजर डायग्राम, नोट अबाउट द फेज। जो अपने समझ में, जो तुम्हारे मन में आया होगा फेज के बारे में, जो समझ में आया होगा वो लिख सकते हो। क्या चीज है फेज के बारे में? फेज डिफरेंस क्या चीज है? कि करंट और वोल्टेज अपने पीक वैल्यू तक पहुंचने में, है ना, कोई भी चीज अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचने में एक दूसरे से कितना आगे या पीछे है, उसको बताता है फेज। समझ रहे हो? करंट हो या वोल्टेज, अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचने में एक दूसरे से कितना आगे या कितने। किताब में ये सब डेफिनेशन नहीं मिलेगी जो बताई जाती है। ये तुम्हारे समझ के लिए डेफिनेशन है, जो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये जो इतनी बड़ी बातें लिखी गई हैं ये दिमाग में घुसेगी नहीं। मैं गारंटी के साथ चैलेंज करके बता रहा हूं, तू आज नहीं तो कल भूल जाएगा, अभी भूल जाएगा 2 मिनट के अंदर में। तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम इसको हजम कर पाओ बेटा, ठीक है? तुम्हारे बस का नहीं है, क्योंकि अभी मैं 2 मिनट बाद पूछूंगा तुम भूल जाओगे। इसलिए तुम्हें डेफिनेशन इसकी अपने मन से बनानी आनी चाहिए, अपने मन से समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या इसमें से समझना चाहिए। इसमें से केवल एक बात समझनी चाहिए जो मैं लास्ट में बता रहा हूं, और वो ये है कि एसी में करंट हो या वोल्टेज हो, अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचने में कौन किसके कितना आगे या पीछे, उसे फेज डिफाइन करता है। ठीक, बता लो। ठीक है, फेज समझ में आ चुका है, डेफिनेशन याद हो गई है। कौन कितना पीक वैल्यू तक पहुंचने में कौन कितना आगे या पीछे रहता है उसको डिफाइन करता है फेज डिफरेंस। यही चीज है, बस इस चीज को याद रखते हैं। तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है?
कि कौन आगे हो सकता है। मतलब पहले तो हम ये जनरल वाला पढ़ लेते हैं जिसमें दोनों एक ही टाइम पर अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचे, है कि नहीं है। रोटेटिंग वेक्टर्स के नाम से इसको दिखा जाता है ना, घूर्णक सदिश के नाम से, रोटेटिंग वेक्टर्स ऑफ एसी, रोटेटिंग वेक्टर्स ऑफ एसी। और कौन कौन सा वेक्टर्स, एक वो होगा तुम्हारा वोल्टेज का वेक्टर और एक होगा तुम्हारा करंट का वेक्टर। तो सबसे पहले अगर V और I सेम फेज में हो, अगर V और I, इफ V एंड I आर इन सेम फेज, बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। अरे जब दोनों सेम ही एंगल पर हैं, हर टाइम पर सेम एंगल पे हैं, यानी जिस टाइम पर V अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा उसी टाइम पर करंट मैक्सिमम वैल्यू पर, पीक वैल्यू पर पहुंचेगी। सेम फेज अगर सेम एंगल पर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ध्यान से देखो, अच्छा V ज्यादा होता है किसी सर्किट में, I किसी सर्किट में V ज्यादा होता है, I V या I, क्या V ज्यादा होता है, क्या रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ सर्किट का होता है जो कुछ ना कुछ मार देता है करंट, है ना। तो करंट कुछ ना कुछ कम है, भाई बराबर IR, वहां से याद कर, लगाओगे 10 वोल्ट, करंट रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो करंट मिलेगी 5 एम्पियर। तो इसका मतलब है V ज्यादा होगा और I कम होगा। तो अगर V और I सेम फेज में है, इसका मतलब अगर इसका रोटेटिंग वेक्टर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से देखो, ये मैंने बनाया V के लिए, ये किसके लिए ग्राफ है। अब जिस टाइम पर V अपने पीक वैल्यू पर पहुंच रहा है, उसी टाइम पर I को भी अपने पीक वैल्यू पर पहुंचना होगा एट द सेम टाइम। तो ये बनाया जा रहा है कुछ ऐसे, क्या नजर आ रहा है, दोनों सब एक ही टाइम पर सेम वैल्यू को पा रहे हैं। ये जो डॉट डॉट दिखाया है ये क्या है, करंट, ये डॉट डॉट वाला क्या चीज है, I, और ये हो गया आपका I0, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका I0। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जिस टाइम पर V0 मिल रहा है, उसी टाइम पर I0 मिल रहा है, और ये डिफाइन कर रहा है कि दोनों में कोई फेज डिफरेंस, दोनों अपनी पीक वैल्यू पर एक ही टाइम पर पहुंच रहे हैं। समझ में आया। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा, अरे दूसरा V आगे हो जाए और करंट पीछे हो जाए, हाँ दूसरा ये हो सकता है। तो अगर इफ V लीड्स, अगर V क्या करे, लीड करे, अगर वोल्टेज अग्रगामी हो, अगर वोल्टेज क्या हो, लीड्स फॉरवर्ड टू करंट, अगर करंट से आगे हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बना दिया V, ये तो हो गया V0, लेकिन करंट अपनी पीक वैल्यू पर नहीं पहुंचेगी। तो करंट अपनी पीक वैल्यू पर नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब हो जाएगा कुछ ऐसे, देखो ऑब्जर्व करो ध्यान से, बातें नहीं बेटा, ठीक है। ये देखो V0 है, क्या जिस टाइम पर V0 मिल रहा है उसी टाइम पर I0 भी मिल रहा है, या देर में मिल रहा है। हम यहां ग्राफ को देखकर समझ पा रहे हैं कि I0 थोड़ा सा देर में मिल रहा है, और इस वाले डायग्राम को कहा जाता है कि कौन अग्रगामी है, वोल्टेज अग्रगामी है, क्योंकि I0 हमें सेम टाइम पर नहीं मिल रहा है। I0 ध्यान से देखो T/4 से आगे, T/4 से, या सपोज कर T/2 पे मिल रहा है, तो सीधी सी बात है थोड़ा देर में करंट मिल रही है अपने पीक वैल्यू पर, तो कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस यहां पर है। और यहां पर इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, पहले लगाया क्या था V, तो लिखा जाएगा V0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t। यहां क्या लिखोगे, V V0 sin ओमेगा t प्लस 5। क्यों प्लस 5, क्योंकि करंट पीछे हो गई और वोल्टेज अपने पीक वैल्यू को पाने में जल्दीबाजी कर रहा है, और इसलिए लिखा गया I0 sin ओमेगा t।
क्या इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता था? क्या इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता था? क्या ऑप्शन है उसका? अगर मैं इसको केवल लिखता, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप लोग I इक्वल टू लिखते आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये समझ में आया एकदम अच्छे से? चलो तीसरा क्या है? तीसरा, कौन आगे हो? करंट अपनी पीक वैल्यू पर जल्दी पहुंचे, करंट अपनी पीक वैल्यू पर, और भी देर में पहुंचे। वो वाला ग्राफ बना सकते हो तो बनाओ, मैं भी बना रहा हूं। इफ करंट लीड्स, अब अगर करंट लीड कर गई और वोल्टेज पीछे रह गया, बनाओ सब लोग। अगर करंट लीड कर गई और वोल्टेज पीछे रह गया, करंट लीड कर गई और वोल्टेज पीछे रह गया, क्या भी यहां पर है? देखो सब लोग, ये कौन सी वैल्यू है? वी नॉट। ये किसकी वैल्यू है? वी नॉट। ये तुम्हारा है वी नॉट, लेकिन आपको वी नॉट से पहले क्या चाहिए? आई नॉट। वी नॉट से पहले क्या चाहिए? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे बना लूं। यहां से देखो, क्या ये शुरू होते ही पीक से शुरू हो रही है? शुरू किससे हो रही है? पीक से शुरू हो रही है ना? ये शुरू होते ही पीक से शुरू हो रही है, और ये आपकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी? आई नॉट। अब इस वाले ग्राफ को देखो तो साफ साफ नजर आ रहा है कि करंट लीड कर रही है और वोल्टेज लैग कर रहा है। करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है और वोल्टेज लैग कर रहा है। और ऐसे केस में साफ साफ तुम्हें दिखेगा कि हम क्या लिख सकते हैं, बताओ? इस वाले के लिए क्या क्या लिखा जाएगा? इधर देख, मैंने लगाया v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ I इक्वल टू क्या लिखूंगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। दूसरा अगर मैंने लगाया I इक्वल टू आई नॉट, अगर मुझे ये लिखना हो दूसरे तरीके से, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। मैं क्या बोल सकता हूं इस वाले में? इस वाले में क्या बोल सकता हूं? इस वाले को पढ़ के क्या बताया जाएगा? कौन आगे है? कौन आगे है? इस वाले को देखकर क्या बोला जाएगा? इस वाले को क्या बोला जाएगा? आई आगे है, भी पीछे है। दोनों बातें बोलोगे, गधे हो क्या कि बस एक ही बात जानोगे जीवन में? इस वाले को देखकर क्या बताओगे? कौन आगे है? भी आगे है या फिर आई? दोनों चीजें बोला जा सकता है, भी आगे है और आई, दोनों चीजें बोला जा सकता है। समझ में आया? अगला टॉपिक है तुम्हारा फेजर डायग्राम, जो कि इन्हीं तीनों के बेसिस पर बनाया जाता है। क्या चीज? फेजर डायग्राम। और तुम्हारे लिए आगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फेजर डायग्राम। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के लिए ये सारे ग्राफ बन गए तुम्हारे। एक ही चीज को दो तरीकों से लिखा जाएगा, और दूसरा तरीका क्या है? करंट लीड करेगी तो वोल्टेज पीछे होगा। इफ करंट लीड्स इंप्लाइज वोल्टेज लैग, वोल्टेज क्या करेगा? लैग करेगा। जो आज पढ़ा दिया ना, वो तुम्हारे आगे के 2-3 लेक्चर्स में केवल यही भरा पड़ा है। आगे के 2-3 लेक्चर्स में कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, केवल यही पूछा जाएगा। ठीक, और केवल इस चीज को समझने के बाद आप बता सकते हो वोल्टेज लैग करेगा। यहां पर क्या लिखोगे? इफ भी लीड्स, कौन लैग करेगा? करंट लैग करेगी, तभी आप आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 लिख पाए। ठीक है, फेज पता चल गया। आगे पीछे कौन रहता है? करंट आगे तो वोल्टेज पीछे, वोल्टेज आगे तो करंट पीछे। उस हिसाब से सबसे पहला अगर सेम फेज में है तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है फेजर डायग्राम। क्या चीज? फेजर डायग्राम, जिसे कला आरेख कहते हैं। क्या चीज? कला आरेख कहते हैं। और उसमें कुछ नहीं है, वेक्टर्स बनाए जाते हैं, वेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्शन होती है। एसी में डायरेक्शन होती नहीं होती है? एसी में डायरेक्शन, एसी डीसी, करंट में तो डायरेक्शन होती है, लेकिन एसी में स्पेशल डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव और बीच में लाई करती है, इसलिए यूज करा जाता है वेक्टर्स। क्या यूज करा जाता है? तो तुम्हारे दिमाग में अब क्या चलना चाहिए? एसी इज वेक्टर्स, एसी इज
क्योंकि पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती, सब होता है। और डायरेक्शन भी बदलती रहती है टाइम के साथ साथ, हर टाइम पर एंगल भी अलग अलग होता है। तो पूरा पूरा वेक्टर है, इसलिए रोटेटिंग वेक्टर्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और अब रोटेटिंग वेक्टर के बेस पर क्या आया, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में कुछ नहीं है, वोल्टेज आगे होता है या करंट आगे होती है। वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होता है कि करंट की वैल्यू ज्यादा होती है। लगाओगे वोल्टेज 220, करंट मिलेगी 510, है कि नहीं है। तो वोल्टेज के लिए V के लिए हम बड़ा डंडा इस्तेमाल करते हैं विथ एरो वेक्टर, और करंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं करंट के लिए छोटा डंडा विथ एरो। समझ में आया पहले चीज। ये चीज फेजर डायग्राम में क्या यूज करा जाएगा, वोल्टेज के लिए तीर और करंट के लिए तीर। सबसे पहला क्या पढ़ा था तुमने, सबसे पहला क्या पढ़ा था, V और I समान कला में, V और I समान कला में, यानी V एंड I आर सेम फेज। अगर कैसे फेज में हो, V एंड I इन सेम फेज, अगर समान कला में है तो क्या होगा, जैसे जाएगा V वैसे जाएगा I। और मैंने ये देखो बनाया, ये हो गया V और ये क्या हो गया तुम्हारा। समझ में आया पहला वाला, कितना आसान था फेजर डायग्राम। दूसरा देख, दूसरा कौन आगे होगा, अब कौन आगे हो सकता है, V लैग कर जाए, V लीड करे। कौन लीड करे, V लीड कर जाए, यानी विभव अग्रगामी हो, विभव क्या हो, अग्रगामी हो। V लीड करे, लीड्स टू I, करंट से आगे हो। इसका मतलब है करंट नीचे रह जाएगी, करंट पीछे रह जाएगी और वोल्टेज आगे हो जाएगा। तो उसको बनाने का तरीका ये लिखा गया कि मान लो मैंने ये बनाया V, ये क्या बनाया, ये बनाया अगर मैंने V, तो कौन आगे है, V ही आगे है, और करंट क्या हो गई पीछे, तो करंट को कर दिया नीचे। समझ में आया, करंट कैसे हो गई, ऊपर आगे नहीं है, करंट क्या है, निगेटिव नीचे बनाया, नीचे बनाने का मतलब करंट क्या है पीछे। सोचो इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे, करंट मैंने ऐसे बना दिया, करंट मैंने, तो कौन आगे है, कौन आगे है बताओ जल्दी से, V आगे है ना, तो V को मैंने ऊपर बना दिया। सेम चीज, करंट वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज क्या है, अग्रगामी है। ऐसा समझ, अग्रगामी बनाने के लिए आप ऊपर जाते हो और पश्चिमगामी बनाने के लिए नीचे आते हो। अरे यार, इधर पॉजिटिव एंगल होता है और इधर कैसा एंगल होता है, नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल के लिए आप ऊपर जाओगे, नेगेटिव एंगल के लिए नीचे आओगे। अब मुझे पता है कि वो V साइन ओमेगा टी प्लस, अगर V लीड कर रहा है तो क्वेश्चन लिखी जाएगी V साइन V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये प्लस फाइव ऊपर जाएगा। और इसमें क्या लिखोगे, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसलिए I नीचे आ गया। समझ में आइए। तीसरा क्या चीज है, तीसरा कौन आगे होगा, I लीड करे। इस बार कौन अग्रगामी हो, I, तो I लीड करेगी और I क्या करेगी, लीड करेगी किससे, लीड्स टू V, विभव से आगे होगी, विभव से आगे होगी। इसका मतलब अगर मैंने ये बनाया V, ये क्या बनाया मैंने, तो बताओ I किधर जाएगा, ऊपर या नीचे, I कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ में आया। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैंने I ऐसे बना दिया, V कहां जाएगा, नीचे। अरे वैसे भी देख, I ऊपर है, V नीचे है, I ऊपर है, V नीचे है, और तुमने ऐसे बना दिया। फेजर डायग्राम समझ में आए। दीज आर द फेजर डायग्राम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द फर्दर नेक्स्ट क्लासेस, जो आपके आगे की क्लासेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। समझ में आया। आगे की क्लासेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाली क्लासेस ये है फेजर डायग्राम, जो आपको सब कुछ समझाएगा। कौन आगे है कौन पीछे है आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहां V लीड कर रहा है तो वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला ग्राफ या दूसरा ग्राफ। अगर V लीड कर रहा है तो क्या वो पहला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या दूसरा भी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि सर करंट पीछे है, क्या पीछे है, I। इस वाले इसको और क्या कह सकता है तू, I लैग्स, करंट पश्चगामी है। इसको मैंने क्या लिखा, I लीड कर रही है। तो क्या पहले से पता चल रहा है, क्या दूसरे में भी I लीड ही कर रही है, क्या I ऊपर है कि नहीं है, दूसरे वाले में भी I ऊपर है, और इसको मैं दूसरा ले सकता हूं V लैग्स। समझ में आया, आसान था फेजर डायग्राम। यही था जो 2-3 मिनट का टॉपिक था, जो आपको समझ में आना जरूरी था। आई होप समझ में आया होगा। आया है, आसान है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करते रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बिकॉज समय है कम और रिवीजन बहुत जरूरी है।